नमस्कार। क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं LR मोदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, कक्षा 11 का एक टॉपिक चल रहा है अपना सेट, उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। सेट में आज हम पढ़ेंगे सेट पे जो ऑपरेशंस लगेंगी, संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब हम पढ़ेंगे यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे करते हैं। ये सारी बातों की अपन आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर टाइम रहा तो हम वेन डायग्राम्स के बारे में भी समझेंगे। देखिए, आज अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अपन बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्च पर संक्रियाएं। कितने तरीके की समुच्च में संक्रियाएं लगती हैं, सारी बातें आज अपन लोग करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। जिसको अपन कहते हैं समुच्चों का सम्मिलन, हिंदी में बोला जाता है सम्मिलन। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल यू ही है, सिंबल भी यू ही है। हालांकि ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनिवर्सल सेट एक सेट है, जबकि यूनियन एक संक्रिया है। बात करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनियन शब्द का मतलब है एक जगह इकट्ठा होना। जब हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं ए सेक्शन के, कुछ बच्चे हैं बी सेक्शन के, अपन ने कह दिया कि दोनों सेक्शन के बच्चे यूनियन बना लो। यूनियन बनाने का मतलब है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों जो भी बच्चे हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाओ। इसी को अपन यूनियन कहते हैं, जिसको अपन संघ भी बोलते हैं कई बार। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डेफिनेशन की भी बात कर लेंगे। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एक सेट है ए बी सी डी। एक सेट है हमारे पास में ए बी सी डी, और दूसरा सेट और ले अपन, मान लो बी सेट। मान लो अपने पास में बी सी डी ई एफ, ये अपने पास में दूसरा सेट है। तो सबसे पहले तो दो सेट है ए और बी। ए सेट और बी सेट के यूनियन को ए यूनियन बी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा? ए यूनियन बी। इसको अपन पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो पहली बात तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। पहली बात, ए यूनियन बी भी क्या होगा? सेट। इसका मतलब ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। तो फिर ए यूनियन बी अगर सेट होगा तो भाई किसका होगा? तो ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे एक जगह आ जाना, एक जगह इकट्ठे हो जाना। तो ए यूनियन बी जो सेट होगा, ए यूनियन बी जो सेट होगा, उस सेट में ए सेट के भी एलिमेंट पूरे आ जाएंगे और बी सेट के एलिमेंट भी पूरे आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें ए सेट के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी डी। अब चूंकि इसका बी वापस तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट की कभी भी रिपीटिंग नहीं होती है। डी, इसके बाद में बी आ गया, उसके बाद में क्या बच गया? बी सी डी आ गए अपने पास, ये कॉमन एलिमेंट थे। तो एक बार ही लिखना है ई और ये एफ। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? ए यूनियन बी। क्या आ गया हमारे पास में? ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी क्या हो गया? अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में लिखूं तो ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आए हैं, ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आए हैं जो ए के भी आ जाएंगे पूरे और बी के भी आ जाएंगे। ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब एक चीज और समझने की कोशिश करना, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं ए एलिमेंट की, ए यूनियन बी में आने वाला एलिमेंट ए की मैं बात कर रहा हूं। जो ए एलिमेंट है वो कौन से सेट का है? ये सेट ए का एलिमेंट है। जो हमारे पास में एलिमेंट ए है वो कौन से सेट का एलिमेंट है? सेट ए का। मेरे पास एक एलिमेंट है जैसे ई है, ये एफ है, ये मेरे कौन सा? ये मेरा सेट बी का एलिमेंट है। कौन से सेट का एलिमेंट है मेरे भाई? बी का एलिमेंट है। अगर ये हमारा सेट ए का एलिमेंट है, ये हमारे सेट बी का एलिमेंट है, और कुछ एलिमेंट है जैसे सी है, सी हमारे पास में सेट ए का भी है एंड सेट बी का भी एलिमेंट है। क्या निष्कर्ष निकालना आपने इस चीज से? कि जो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं
वो एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट या तो सेट ए के हैं, और अगर वो एलिमेंट सेट ए के ना है इसके अंदर तो फिर वो कन्फर्म सेट बी के होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे होंगे वो एलिमेंट या तो सेट ए के होंगे, और अगर वो एलिमेंट सेट ए के नहीं है तो वो एलिमेंट किसके जरूर होंगे, सेट बी के एलिमेंट जरूर होंगे। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी ये हमारे पास में ए यूनियन बी के अंदर आ गया। तो जब भी आपको समझ में आ जाए यूनियन, तो यूनियन का मतलब होता है या, इसी को अपन बोलते हैं अथवा, या अंग्रेजी में बोलते हैं और। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट या तो सेट ए के होंगे या वो एलिमेंट सेट बी के होंगे। तो कई बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होगी, सर जैसे आपने यहां पर लिखा है जो एलिमेंट सी है तो वो तो हमारा सेट ए का भी है सेट बी का भी है, तो मैंने कहा मना किया है। मैंने ये बोला कि जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए का होगा, या अगर सेट ए का नहीं होगा तो कन्फर्म बी का होगा। तो क्या ये सेट जो एलिमेंट सी है वो क्या सेट ए का नहीं है? हाँ है। क्या सेट बी का? हाँ है। दोनों का तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए और बी के अलावा किसी और सेट का इस एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं आएगा। यानी ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट या तो सेट ए का होगा या सेट बी का होगा। इज दैट क्लियर? ना अब इसको हम सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं उसको भी थोड़ा सा लोग आप ध्यान रखेंगे। सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा? एक सेट होगा। ए यूनियन बी भी क्या होगा? एक सेट होगा। ए यूनियन बी जो सेट होगा वो सेट किसी एलिमेंट का होगा। सेट किसका होगा? एलिमेंट का। यानी ए यूनियन बी एक सेट होगा एक्स एलिमेंट का। यानी इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को किससे डिनोट किया अपन ने? एक्स से। ये और एक्स कौन होगा? जो भी एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी का वो एक्स कौन होगा? कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या लिखा हमने कि ए यूनियन बी जो बनेगा, ए यूनियन बी जो सेट बनेगा वो सेट किससे बनेगा? एक्स से। ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट कि एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी या तो एक्स किसका एलिमेंट होगा? ए का, या सेट किसका होगा? बी का। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमने क्या पढ़ा? यूनियन के बारे में पढ़ा। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, थोड़ा समझना। अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपको समझा देता हूँ। इसके बाद में हम यूनियन जो संक्रिय है उसकी कुछ प्रॉपर्टियां भी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में हम यूनियन की प्रॉपर्टियां भी पढ़ेंगे, इसके अलावा इंटरसेक्शन की भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए चलो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको प्रॉपर्टी साथ साथ ही बढ़ा देता हूं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी यानी यूनियन संक्रिया के गुणधर्म। और ये वो गुणधर्म है जिनको आप याद नहीं रख सकते, ये वो गुणधर्म है जिसको आप याद नहीं रख सकते, इनको समझना ही बेटर रहेगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता नियम, यानी अगर संक्रिया के लेफ्ट और राइट वाले सेट अगर अपना स्थान आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जो वैल्यू है मिलने वाली, क्या वो बदल जाएगी या नहीं बदलेगी? उसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो डेफिनेट सेट हैं ए और बी, ए और बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा? बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा मेरे भाई? बी यूनियन ए के। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब ए यूनियन बी अपन करेंगे, जब अपन ए यूनियन बी करेंगे तो ऐसी स्थिति में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के और बी के एलिमेंट आ जाएंगे। और जब बी यूनियन ए करेंगे तो भी बी यूनियन ए सेट के अंदर भी कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट बी के आएंगे, सेट ए के आ जाएंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी में भी एलिमेंट सेट ए और सेट बी के होंगे, और बी यूनियन ए के अंदर भी जो एलिमेंट होंगे वो सेट बी के और सेट ए के होंगे। और चूंकि एलिमेंट में जो क्रम का तो कोई महत्व होता नहीं है, इसलिए दोनों क्या सेट रहेंगे? हमारे बराबर रहेंगे। तो अगर आपसे बोले कि यूनियन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, बिल्कुल करती है। यूनियन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती
इसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमयता। दूसरी साहचर्यता, इसको अपन बोलते हैं कम्युलेटिव्स, लॉ ऑफ द कम्युलेटिव्स यानी क्रम विनिमयता नियम। साहचर्य नियम हम 3 सेट्स में चेक करते हैं। 3 सेट में से कैसे चेक करते हैं, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। थोड़ा समझना, यूनियन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। साहचर्यता एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियमता का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में 3 सेट हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। 3 सेट है हमारे पास में ए बी और सी। तो अगर अपन को तीनों सेटों का क्या करना है, यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो साहचर्यता नियम में कहता है कि हो सकता है आप पहले ए और बी का यूनियन करने के बाद में सी का यूनियन कर लो, या पहले आप बी और सी का यूनियन कर लो और उसके बाद में यूनियन किसका कर दो, ए का यूनियन कर लो। तो साहचर्यता नियम ये कहती है कि अगर आप स्टार्टिंग के 2 सेट का पहले यूनियन कर लो या लास्ट के 2 सेट का पहले यूनियन कर लो, तो उससे हमारे यूनियन की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साहचर्यता नियम का भी फॉलो होता है ये, यानी यूनियन संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन करती है। इस बात का लोग ध्यान रखें। और वैसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो जब ए यूनियन बी की अपन बात कर रहे हैं तो भाई ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ए और बी के एलिमेंट तो अपन को यहीं तक मिल जाएंगे। फिर सी का भी यूनियन करना है तो यानी एक्स्ट्रा कौन से एलिमेंट जुड़ जाएंगे, सी के भी एलिमेंट। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में किसके एलिमेंट आ गए, ए के सारे आ गए, बी के सारे आ गए और बाद में फिर सी के भी सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन यहां पर अपन ने जब यूनियन किया तो सबसे पहले किसका यूनियन किया, बी यूनियन सी किया। इसका मतलब जब बी यूनियन सी किया तो बी के सारे एलिमेंट आ गए, सी के भी सारे एलिमेंट आ गए। फिर उसका किसके साथ कर लिया यूनियन, ए के साथ। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट पहले से थे, सी के सारे एलिमेंट पहले से ही थे, अब किसके एलिमेंट और आगे इसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ गए। इसका मतलब ए बी और सी तीनों के एलिमेंट इसमें आ गए, यानी हमारी यूनियन संक्रियता साहचर्य नियमता का पालन करती है। थर्ड नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तत्समक सेट का अस्तित्व है। Existence of the identity set phi in the operation of unions। तत्समकता, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी। मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहने की बात करूं कि तत्समकता का मतलब क्या है, तो तत्समकता का मतलब है कि संक्रिया ऑपरेट होने के बावजूद भी एलिमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे। मतलब यह है कि आपके पास में कितने ही सेट हो जाए और उन सेट पर एक संक्रिया कर रहे हैं जिसकी बात अपन कर रहे हैं यूनियन की। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम पहले लोअर क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, है ना, जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर नंबर्स के बारे में समझाया होगा सर ने। जिससे मान लो कि 5 संक्रिया, 6 संक्रिया, 7 संक्रिया, ठीक है ना। तो आपको वहां पर इस चीजों को इतना डिटेल से आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस प्लस वाली संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या रहेगा, तो इसके लिए तत्समक अवयव रहेगा 0, क्योंकि वैसे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, कितनी मिल जाएगी 6, कितनी मिल जाएगी 7। मेरा कहने का मतलब यह है कि संक्रिया लगने के बाद में भी 5 की पहचान में कोई फर्क नहीं पड़ा। आइडेंटिटी 5 संक्रिया 0 बराबर 5, 6 संक्रिया 0 बराबर 6, 7 संक्रिया कौन सी प्लस 0 बराबर 7। इसका मतलब यही हुआ कि कहीं न कहीं 0 ने संक्रिया के लगने के बावजूद भी इन एलिमेंट की आइडेंटिटी को लॉस नहीं होने दिया। इसका मतलब 0 ने वर्क किया है एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। अगर आपको मैं इसी चीज को समझाऊं, अगर मान लो मैं कहूं कि 5 गुणा 1 अगर मेरा 5 आता है तो 6 गुणा 1 भी मेरा 6 आता है। तो यहां पर तत्समक अवयव किसकी तरह काम कर रहा है, तत्समक अवयव की तरह कौन काम कर रहा है 1, लेकिन संक्रिया चेंज होगी मेरे भाई। अब संक्रिया कौन सी है, गुणा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब तत्समकता की बात जब करेंगे तो पहले आप उससे पूछो कि आप कौन सी संक्रिया की बात कर रहे हैं। संक्रिया चेंज होने पर तत्समक एलिमेंट चेंज हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आ जाइए, हम यहां पर बात कर रहे हैं सेट्स के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास कितने ही सेट क्यों ना हो, और मैं संक्रिया किसकी बात कर रहा हूं, यूनियन।
कौन सी संक्रिया की बात करो मेरे भाई? यूनियन। इसका मतलब मान लो मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, एंड सो ऑन। मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, दिखाई दे रहा भाई? मेरे पास बहुत सारे सेट हैं और सबके साथ में कौन सी संक्रिया यूज करने वाला हूं? यूनियन। समस्या ये नहीं है कि मेरे को क्या है कि मुझे तत्समक सेट की बात करनी है कि ए का यूनियन करे किसके का साथ करेगी? ए ही मिल जाए। बी का यूनियन करे कि भाई बी ही मिल जाए। सी का यूनियन किसके साथ करे कि भाई सी ही मिल जाए। और डी का यूनियन किसके साथ करे कि डी ही मिल जाए। तो आप लोगों को जानते हैं कि अगर किसका यूनियन किसके साथ करे किसी भी सेट का, तो आप फाई के साथ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो भी आप जिस भी सेट के साथ में फाई का यूनियन करोगे, जिस भी सेट का फाई के साथ यूनियन करोगे तो सेम सेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तत्समक सेट कौन सा रहेगा हमारा? फाई। कौन सी संक्रिया के लिए? यूनियन संक्रिया के लिए। यूनियन संक्रिया के लिए तत्समक सेट की तरह कौन काम करेगा? फाई। इसका मतलब ए यूनियन फाई इज ऑल्सो ए। तो ये एक सेट ए के लिए डिफाइंड नहीं होता, ये हमारे कितने सेट कर लो हमेशा तत्समक सेट की तरह कौन करेगा काम? फाई ही करेगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। फोर्थ नियम। फोर्थ नियम क्या है अपने पास में? अपने पास में यू नियम। यू नियम ये है कि यूनिवर्स आप यूनियन कीजिए तो हमको यू मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? यू मिल जाना चाहिए। यू मिलेगा कैसे? जैसे मान लो अपने पास में कोई भी सेट है ए, उसका अगर यूनियन यू के साथ करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे सेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि बाकी बचे हुए सेट उसके सब सेट होते हैं। तो यू यूनियन यही कहेगा कि ए का यूनियन अगर यू के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू ही मिलेगा। या अपन मान लीजिए अपन जैसे बी का करें यू के यूनियन किसके साथ में, तो भी क्या मिलेगा? यू। इसको अपन बोलते हैं यू नियम। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी अपन को ध्यान रहनी चाहिए। अपन को ये नियमों के नाम अगर ध्यान नहीं है तो चलेगा, लेकिन अपन को क्या ध्यान रहनी चाहिए? प्रॉपर्टी अपन को ध्यान रहनी चाहिए। यानी ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किया जाए तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और बी का यूनियन अगर हमको यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो हमको यू ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक नियम और है स्क्वायर नियम, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम। वर्ग सम का मतलब जैसे अपन जब भी वर्ग की बात करें तो भाई लंबाई चौड़ाई बराबर। यहाँ पर हालांकि वो लंबाई चौड़ाई वाला कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन वर्ग सम नियम ये कहता है कि अगर आपने ए का यूनियन ए के साथ किया ना तो ए ही आ जाएगा। यानी आपका दोनों सेट अगर बराबर आ जाएंगे, यानी यूनियन संक्रिया के लिए अगर आपके दोनों सेट बराबर हैं, इसका मतलब आपका सेम सेट ही यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट रिपीट तो करेंगे नहीं। ए यूनियन ए ऐसे ही अपन कह दें कि बी यूनियन बी इज ऑल्सो बी। तो अपन वर्ग सम नियम को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी ए यूनियन ए बराबर ए, बी यूनियन बी बराबर बी। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी जो हमने किसकी पढ़ी है? सेट्स की, जो यूनियन संक्रिया के लिए थी। अब अपन बात करेंगे दूसरी संक्रिया जिसका नाम है इंटरसेक्शन। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए अब अपन जो दूसरी संक्रिया पढ़ेंगे इसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शंस ऑफ द सेट्स, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं यूनियन की। तो डेफिनेशन तो क्या लिखाएंगे, मैंने आपको उसमें लिखा ही दिया, जिससे लिखो अगर लिखा है तो यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन। दो सेट ए व बी का यूनियन, दो सेट ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी, सिंबल क्या बनेगा? ए यूनियन बी। दो सेट ए और बी का यूनियन, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिलन। दो सेट ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी ऐसा सेट होगा, ध्यान दें, ऐसा सेट होगा
जिसमें ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए व सेट बी दोनों के एलिमेंट हो आते हो। कंप्लीट, ये डेफिनेशन हो गई। यानी दो सेट ए व बी का यूनियन ए यूनियन बी ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट आते हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। तो पहली बात तो मैंने क्या लिखा, ऐसा सेट होगा, यानी ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा। और मैंने अभी इसका सेट बिल्डिंग फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप इसको समझा ही दिया था मैंने कि ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी बराबर होगा एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और या एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी या तो हमारा जो एलिमेंट एक्स है वो किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का होगा, वरना सेट बी का तो कंफर्म होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए आगे आगे और बात करते हैं, इसको कंप्लीट करें, आगे चलें। इंटरसेक्शंस ऑफ द सेट्स, यानी अब हम दूसरी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, इसी को अपन बोलते हैं हिंदी में सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ है ना, सर्वनिष्ठ किसका, सेट का, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यू कहें तो नॉर्मली बात कहें तो कॉमन है ना। थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करें फिर मैं इसकी डेफिनेशन पर आ जाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास में दो सेट है, ए सेट है ए बी सी डी, एक मेरे पास सेट है ये, मेरे पास सेट ए है ए बी सी डी, दूसरा मेरे पास सेट है सेट बी बराबर बी सी डी ए एफ। ये मेरे पास दो सेट है, मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी और दूसरा है मेरे पास बी सी डी ए एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी का पहली बात तो साइन क्या होता है, तो इसका साइन होता है उल्टा ही, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा सर, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिखा जाएगा, इसको अपन पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ही होगा। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, सेट ही होगा। सर सेट होगा तो एलिमेंट कौन से आएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर एलिमेंट आएंगे सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है, यानी बी सी डी, बी सी डी। ये बात अपन करने वाले हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझें कि मैं जितने भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जो भी एलिमेंट बी आ रहा है वो एलिमेंट बी का, बी सेट ए का है और बी का भी है, यानी ये सेट ए का भी है एंड सेट बी का भी है। बी सेट के बारे में, बी एलिमेंट के बारे में क्या राय है आपकी, कि जो एलिमेंट बी है वो सेट ए का भी है एंड सेट बी का भी है। सी जो एलिमेंट है वो आपको दोनों सेट्स में नजर आ रहा होगा, यानी ये भी हमारा सेट ए का भी है एंड सेट बी का भी है। ऐसे ही डी जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है तो एलिमेंट डी भी हमारा सेट ए का भी है एंड सेट बी का भी है। क्या देखा आपने कि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, बी है सी है ये डी है, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट हमारे दोनों सेट के कॉमन है। और हमको लिखना पड़ रहा है, इस चीज को बकायदा लिखना पड़ा कि जो एलिमेंट है वो सेट ए का है एंड बी का भी है। सेट ए का नहीं है, सेट ए का तो है ही एंड बी का भी है। इसमें भी क्या लिखना पड़ा, सेट ए एंड सेट बी, इसमें भी क्या लिखना पड़ा, सेट ए एंड बी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो एंड और जनरल व तथा, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तथा इंटरसेक्शन का मतलब होता है और व तथा, ये इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है। तो डेफिनेशन क्या बनाई जाए, चलो डेफिनेशन बना दी जाए इसकी। सेट ए व सेट बी का इंटरसेक्शन, सेट ए सेट सर नमस्ते, सेट ए व सेट बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन, सेट ए व सेट बी का इंटरसेक्शन, सेट ए व सेट बी का इंटरसेक्शन ऐसा सेट होगा, ऐसा सेट होगा। पहली बात तो होगा क्या, एक सेट ही होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए एंड सेट बी, ध्यान रखिए एंड बोला है मैंने, ऐसा सेट होगा सेट ए व सेट बी का इंटरसेक्शन ऐसा सेट होगा। क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें सेट ए एंड सेट बी
दोनों के एलिमेंट हो। मैं उभयनिष्ठ भी लिख देता हूं और भी अच्छा है, उभयनिष्ठ अवयव। It means the intersection is a set in which the element A and B। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B, सेट A व सेट B का इंटरसेक्शन ऐसा सेट होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट A एंड सेट B दोनों के उभयनिष्ठ एलिमेंट होने चाहिए। यानी वो एलिमेंट हमारे सेट A के भी होने चाहिए और वही एलिमेंट हमारे सेट B के भी होने चाहिए। अगर मैं इसको सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में लिखना बोल रहा हूं, अगर मैं इसको सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, A इंटरसेक्शन B इज गिव एज ए, यानी A इंटरसेक्शन B में आपके जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे ये, और अगर इन सारे एलिमेंट को मैं क्या लिख दूं, दीज एलिमेंट आर द एक्स, these element are the x, we can say that the A intersection B is the set built up by x। it means A intersection B ऐसा सेट होगा जिसमें आने वाले एलिमेंट x हैं, लेकिन वो x हमारे A के भी है एंड B के भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा x belongs to A and x belongs to B। यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो x, जो भी एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट का नाम क्या रखा अपन ने, x। यानी A इंटरसेक्शन B किससे बनेगा, एलिमेंट x से बनेगा, इसमें x एलिमेंट A का भी होगा एंड B का भी होगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो ये हमने बात की इंटरसेक्शन के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टियों की बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टियां होती है, थोड़ा सा उनको भी अपन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1, द रूल ऑफ द क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय का नियम वही है इसमें क्रम चेंज करने के बावजूद भी अपन को इंटरसेक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लो अपने पास में दो सेट हैं A और B, तो A इंटरसेक्शन B कर लो या B इंटरसेक्शन A कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव है ये ना। यानी A इंटरसेक्शन B कर लो चाहे B इंटरसेक्शन A कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब A इंटरसेक्शन B करेंगे तो A इंटरसेक्शन B में भी किसके एलिमेंट आएंगे, सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट आएंगे, और जब B इंटरसेक्शन A करेंगे तो भी B इंटरसेक्शन A में तो भी किसके एलिमेंट आएंगे, तो भी हमारे सेट B और सेट A के कॉमन एलिमेंट आएंगे। लेकिन आने तो कौन से एलिमेंट है, कॉमन ही एलिमेंट है। जब A इंटरसेक्शन B में भी A और B के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं और B इंटरसेक्शन A के अंदर भी A और B के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक ही है, यानी A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A। इसका मतलब क्या है कि क्रम विनिमय नियम का फॉलो करता है। क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। कौन सी संक्रिया, इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। नंबर 2, साचर्यता, एसोसिएटिव साचर्यता नियम। अब देखिए साचर्य नियम का भी फॉलो करेगा ये, यानी अगर आप मान लो A इंटरसेक्शन B पहले कर लेते हो और इंटरसेक्शन C कर लेते हो, या अगर आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी पहले आप कौन सा कर लेते हो, B इंटरसेक्शन C, तो भी वैल्यू बराबर ही मिलेगी, उसको आप समझ सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए A इंटरसेक्शन B, आपने पहले A और B का इंटरसेक्शन किया, अगर आपने पहले A और B का इंटरसेक्शन किया इसका मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट आ गए, और जब A और B के कॉमन एलिमेंट आ गए तो अब आपने किसका इंटरसेक्शन कर दिया, C के साथ कर दिया। तो पहले से एलिमेंट किसके थे, A और B के कॉमन वाले, अब C के साथ इंटरसेक्शन कर दिया तो A और B के कॉमन तो थे ही, अब C के साथ में भी कॉमन एलिमेंट बनेंगे, यानी फाइनली जो अपन को एलिमेंट मिलेंगे वो एलिमेंट वो मिलेंगे जो A में, B में और C में, तीनों में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। यहाँ पर भी पहले B और C का इंटरसेक्शन कर लो, तो पहले जब B और C का इंटरसेक्शन करेंगे तो एलिमेंट कौन से मिलेंगे अपन को, वही कॉमन, कौन कौन से, जो B और C में है। लेकिन जो एलिमेंट B और C के कॉमन है फिर अपन किसका इंटरसेक्शन करेंगे, A के साथ में, यानी पहले हमारे पास एलिमेंट B और C के कॉमन वाले थे, A का और इंटरसेक्शन कर लिया, यानी अब A के एलिमेंट और B और C के इंटरसेक्शन के एलिमेंट के साथ में कॉमन एलिमेंट बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी जो एलिमेंट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे अपन को, A, B और C के कॉमन वाले एलिमेंट ही हमको नजर आएंगे। इज दैट क्लियर, यानी हमारा ये एसोसिएटिव लॉ यानी साचर्य नियम का भी फॉलो करती है। कौन सी प्रॉपर्टी,
तो बात करें तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमारी इस नियम को फॉलो करती है। थर्ड प्रॉपर्टी वही आ जाइए तत्समक नियम, यानी तत्समक सेट का अस्तित्व। यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइडेंटिटी सेट की अगर बात करें, थोड़े से बच्चे क्या करें, जैसे मान लो मैं उनसे पूछता हूँ कि ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ करूँ कि ए आ जाए, तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं ए। फिर मैं कहूंगा यार बी का इंटरसेक्शन भी किसके साथ करूँ, तो फिर बोल देंगे बी। तो भाई एक चीज तो ध्यान रखना, जो तत्समक एलिमेंट रहेगा वो पूरी संक्रिया के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई इस सेट के लिए तो ए आ रहा है, दूसरे सेट के लिए बदल गया। जैसे धनात्मक संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है, 0, और पूरी गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है, 1। तो पूरी संक्रिया के लिए वो 1 ही रहेगा, योग संक्रिया के लिए, पूरी संक्रिया के लिए वो 0 ही रहेगा। इस बात का हम ध्यान रखें, है समझ में। तो ऐसा नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप तत्समक अवयव किसको बताओगे, ए को बी को? नहीं, आपकी संक्रिया के लिए तत्समक एलिमेंट चेंज कर रहे हो आप, तो यानी ये हमारी चीज अच्छी बात नहीं है। तो क्या रहा जाए, देखिए अगर मैंने आपको बताया था कि यू व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, मैंने कहा कि यार इस ब्रह्मांड में यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसको छोड़कर बाकी जो सेट बच रहे वो सारे उसके सब सेट है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है, अगर उसको छोड़ दिया जाए यूनिवर्सल सेट के अलावा बाकी सेट सब सेट है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ए बी सी डी, चलो मैंने तो 4 ही डिफाइंड किए हैं, मैंने तो 4 ही सेट डिफाइंड किए हैं, ए बी सी डी, और इन सेट के रेस्पेक्ट में अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया यू, तो ऑब्वियसली है कि यू के अंदर ए बी सी डी के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो मैं अगर कह दूं कि यार ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यू के साथ कर दूं, तो ए का इंटरसेक्शन अगर यू के साथ कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, सर ए और यू के कॉमन एलिमेंट आएंगे, जबकि यू के अंदर तो सारे के एलिमेंट है, यू के अंदर तो सारे ही एलिमेंट हैं, जबकि लेना कौन सा, ए और यू का कॉमन। इसका मतलब ए और यू का जो कॉमन एलिमेंट आएंगे कौन से आएंगे मेरे भाई, ए आएंगे। क्योंकि यू के अंदर अगर मैं लिखूं तो यू के अंदर तो हमारे ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा होगा शायद। यू के अंदर तो हमारे ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं और डी के भी आ रहे हैं। और बी का इंटरसेक्शन यू के साथ करूं तो भी कितना आएगा, बी, क्योंकि यू के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं सेट, यू के अंदर ए सेट भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। और जब इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हो, बी के साथ, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट किसके बने, बी के। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट हमारा किसकी तरह काम करेगा, आइडेंटिटी सेट की तरह। लेकिन कौन सी संक्रिया के लिए बात करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो कितना आएगा, ए। तो ऐसी स्थिति में जो यूनिवर्सल सेट यू है उसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे तत्समक सेट। बात समझ में आई। थर्ड, फोर्थ तो वही है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम यही है, ए यूनियन अगर ए करें तो यही, सॉरी माफ करना, ए इंटरसेक्शन ए करें तो कितना जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। वर्ग सम नियम है, यानी दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, दोनों के दोनों सेट है, तो ऑब्वियसली यही आएगा, क्योंकि ए और ए के में इसमें इंटरसेक्शन एलिमेंट लोगे तो दोनों के एलिमेंट तो सेम ही है, सेम एलिमेंट है, अपने इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज है, उसको अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत भला हो जाएगा आपका। देखिए एक नियम चलता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं बंटन नियम। एक फाई नियम और देख लो बेटा, फाई का नियम। फाई का नियम क्या कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं किसी भी सेट की बात कर लूं, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं, बी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं, सी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं, तो फाई का नियम ये कहता है कि अगर मेरे साथ किसी ने भी इंटरसेक्शन करने की कोशिश की है तो फाई ही आएगा, यानी क्या आएगा, हमेशा फाई, सॉरी कितना आएगा, फाई, कितना आएगा, फाई, कितना आएगा, फाई। यही हमारा फाई का नियम, यानी ए इंटरसेक्शन फाई, भाई ए के अंदर कुछ तो एलिमेंट होंगे लेकिन फाई के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन करोगे तो कितना आएगा, फाई। बी इंटरसेक्शन फाई तो भी कितना, कंफर्म है फाई आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे सर हो सकता है बी भी खाली हुआ तो भी फाई, क्योंकि फाई इंटरसेक्शन फाई भी कितना आएगा, तो भी हमारा फाई आएगा। फाई इंटरसेक्शन फाई भी कितना आएगा, तो भी हमारा फाई ही आएगा। तो ये हमारा फाई का नियम है
ठीक है ना, यानी ए इंटरसेक्शन फाई, यानी किसी भी सेट का अगर अपन फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा अपन को क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, फाई ही मिलेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका जो इंपॉर्टेंट रूल है, नियम है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम। बंटन नियम, उसको थोड़ा सा समझ लें। बंटन नियम क्या कहता है कि जगह मान लो अपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कर लिया है। अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कर लिया है तो आपको देखना पड़ेगा, ये मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आपकी ये जो संक्रिया है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन संक्रिया जो एक जगह थी वो कितनी जगह बट गई, 2 जगह है। यानी कहीं ना कहीं हमारी इंटरसेक्शन संक्रिया वितरित हुई है, बट गई है, किस संक्रिया पर, यूनियन पर। तो इसको अपन बोलते हैं बंटन नियम, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कहीं ना कहीं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। बीच में क्या लग जाएगा आपको, यूनियन लग जाएगा। बीच में क्या लग जाएगा आपको, यूनियन। तो आप इसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ऐसे पढ़ते हैं नॉर्मली ए गुणा बी प्लस सी, तो आप कैसे करते हैं, ए का इसके साथ, यानी ए गुणा बी, फिर बीच में जो ये साइन है वो लगा दिया, फिर ए गुणा सी। इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, लेकिन कोरिलेट अपन कर सकते हैं इस चीज को। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये अपना है। ठीक है, अब आगे अपन थर्ड संक्रिया पढ़ेंगे, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, इसकी मैंने डेफिनेशन देखो, लिखने की कोई रटने की जरूरत है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, इसमें ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे, उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा समझ लेना आप। डिफरेंस ऑफ सेट यानी अंतर, समुच्चयों का अंतर। थोड़ा समझ लेना इस चीज को, एक बार समझने की कोशिश करना। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन पर अभी इतना फोकस मत करना, पहले समझ लेना, लेकिन मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। तो सेट ए व बी का अंतर ए माइनस बी, दो सेट ए व बी का अंतर ए माइनस बी, दो सेट ए व बी का अंतर ए माइनस बी, ऐसा सेट होगा, सेट होगा। पहली बात तो क्या लिखा मैंने, ऐसा सेट होगा, यानी ए माइनस बी एक सेट होगा। दो सेट ए व बी का अंतर ए माइनस बी, ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए के केवल वे अवयव आएंगे, किसके, सेट ए के, जिसमें सेट ए के केवल वे अवयव आएंगे जो सेट बी में नहीं है, नहीं है। थोड़ा समझ लें कि दो सेट ए व बी का अंतर ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए के वे अवयव आएंगे जो बी में नहीं है। यानी इसमें आएंगे किसके, आएंगे तो सेट ए के आएंगे, बी के कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। ध्यान रखना, सेट ए के केवल वे अवयव आएंगे जो सेट बी में नहीं है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सेट ए है, अपने पास क्या है, सेट ए है। अब सेट ए मान लीजिए अपने पास में ये है 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास सेट ए है, और ये अपने पास में सेट बी है 3 4 5 6 7 8, ये अपने पास सेट बी है। दो सेट है हमारे पास में, एक सेट ए है और एक सेट अपने पास बी है। अगर मैं यहां से ए माइनस बी का डिफरेंस निकालना चाहूं, सेट ए 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस बी यानी कितना 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास दूसरा सेट है।
तो ए माइनस बी क्या आएगा, तो एक सेट आएगा पहली बात, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहा हूं तो मैं, फिर मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा, आपको बिल्कुल सीधा तरीका बताऊंगा। अभी मैं डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि ए माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए के केवल वे अवयव आएंगे जो बी में नहीं है। अब देखिए एक आ जाएगा, हाँ एक आ जाएगा, क्योंकि एक सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, एक आ जाएगा। दो आ जाएगा, हाँ दो सेट ए में बी में नहीं है, सही है, दो भी आ जाएगा। फिर तीन आ जाएगा, हाँ तीन आ जाएगा क्योंकि तीन इसमें नहीं है। चार आ जाएगा, चार इसमें नहीं है। सुनो एक मिनट, एक आ गया, दो आ गया, तीन, सॉरी तीन इसमें है, तीन इसमें से नहीं आएगा। देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन नहीं आएगा। चार देखिए, चार इसमें भी है और चार इसमें भी है, तो नहीं आएगा। पांच देखिए, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, तो नहीं आएगा। छह इसमें भी है, छह इसमें भी, तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास में जो a माइनस बी डिफरेंस बना क्या बना, 1,2 ये बना। डेफिनेशन क्या कहती है, दो सेट a और b का अंतर a माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसमें सेट a के केवल वे अवयव आएंगे, सेट a के केवल वे अवयव आएंगे जो सेट b में नहीं है, सेट बी में नहीं है वही बचेंगे ए में। यानी देखिए एलिमेंट किसका आएंगे, सेट ए के केवल वे अवयव आएंगे। सेट ए के आएंगे तो बी के तो एलिमेंट आएंगे ही नहीं। देखिए एक आएगा, हाँ क्योंकि बी में नहीं है, आ गया। दो आएगा, हाँ क्योंकि बी में नहीं है। तीन आएगा, नहीं क्योंकि बी में भी है। चार आएगा, नहीं क्योंकि चार बी में भी है। पांच आएगा, नहीं पांच बी में भी है। छह आएगा, नहीं छह बी में भी है। इसका मतलब क्या आएगा हमारा ए माइनस बी। तो मैं बच्चों को फिर ऐसा नहीं, ठीक है परिभाषा आपने पढ़ ली रट ली जो भी है, आप ऐसे याद रखो कि इसमें से जो देखिए एक दो तीन चार, देखो तीन चार पांच छह, तीन चार पांच, ये अपने पास तीन कट जाएगा, चार हट जाएगा, पांच हट जाएगा, छह हट जाएगा। ऐसा करना नहीं, समझा रहा हूं बस आपको मैं। ऐसे मान लो भाई तीन में से तीन घट गया तो तीन तो नहीं आएगा, चार में से चार घट गया तो चार भी नहीं आएगा, पांच में से पांच घट गया तो पांच भी नहीं आएगा, छह में से छह घट गया तो छह भी नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चे कौन से एलिमेंट, यहाँ से एक और दो। नेगेटिव वाला यहाँ पर कोई कंसेप्ट होता नहीं है, तो सात और आठ में कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे आप घटा लीजिए तो ज्यादा जल्दी आप घटा पाओगे डिफरेंस ऑफ सेट। और देखिए मान लीजिए इसी में मैं बी माइनस ए निकलवा देता, क्या निकलवाता, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए यानी बी में लिख देता हूं तीन चार पांच छह सात आठ, ये मेरे बी हो गया, माइनस ए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बी में से एक हटाने, अब देखिए देखो यहां से तीन घट गया, चार घट गया, पांच घट गया, छह घट गया, हाँ क्या बच गया यहां से, सात और आठ। बी माइनस ए क्या मिला, सात और आठ। हालांकि ऐसे सेट में काटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे काटना नहीं है, काटोगे तो नंबर और नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे सोच सकते हो, तीन से तो तीन घट ही गया होगा इसलिए तीन नहीं आएगा, चार से चार घट गया होगा इसलिए चार नहीं आएगा, पांच से पांच घट गए होगा पांच नहीं आएगा, छह से छह घट गया होगा नहीं आएगा। लेकिन सात यहाँ पर है ही नहीं, यानी सात नहीं घटा तो सात बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, आठ बचेगा पहले वाले सेट में से। ये भी ध्यान रखना है, बचेगा पहले वाले सेट में से, नेगेटिव वाला कोई कंसेप्ट इसमें होता नहीं है। तो ये हमारा सेट का डिफरेंस है। अब इसको अगर मैं किस फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, अगर मैं इसको सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में लिखने वाला हूं तो किस तरीके से लिखेंगे ए माइनस बी को, कि ए माइनस बी में मान लो क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, एक्स। कि ए माइनस बी भी एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, एक्स। जबकि एक्स एलिमेंट ए का तो होगा, ये जो एक्स एलिमेंट हो ए का तो होगा, लेकिन एंड एक्स एलिमेंट बी का नहीं होगा। यानी एक्स एलिमेंट हमारा सेट ए का तो होगा, लेकिन यही एलिमेंट एक्स सेट बी का नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक चीज और है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इसकी कोई प्रॉपर्टी आपकी बुक में नहीं है, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। अच्छा इंडिकेशन क्या होगा, इंडिकेशन ये हो जाएगा जैसे सेट ए का पूरक समुच्चय, इसको अपन बोलेंगे ए डैश। क्या बोलेंगे बेटा, ए डैश। क्या है इसकी डेफिनेशन, तो अगर ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दीजिए, आपका ए डैश निकल जाएगा।
अगर आपको ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दो, 45 मिनट में। अगर मान लो आपको ए डैश निकालना है तो यू में से क्या घटा दो, सेट ए घटा दो, यानी ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मैं अभी समझाने वाला हूं, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ो तो पढ़ लो। क्या है कि ए डैश ऐसा सेट होगा जिसमें, ए डैश भी सेट ही होगा, पूरक समुच्चय बोल रहा हूं मैं ए डैश को भी, पूरक समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा ए डैश ऐसा समुच्चय होगा जिसमें यू के वे अवयव आएंगे जो बी ए में नहीं है, यानी ए वाले घट जाएंगे, यानी इसमें यू के वही अवयव बचेंगे जो ए में नहीं है, यानी यू माइनस ए। थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और दूसरा मेरे पास सेट है बी 3 4 5 6 7। ये मेरे पास दो सेट है ए और बी। इन दोनों सेट के रेस्पेक्ट में एक यूनिवर्सल सेट भी डिफाइन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिखाई दे रहा है। एक बार मैं देख लेता हूं इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब देखिए मान लो मैं यहां से ए डैश निकालने की बात कर रहा हूं, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, यू में से ए घटा दो। ए डैश कैसे निकालेंगे बेटा, यू में से ए घटा दो, यानी ए डैश बराबर यू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से क्या घटा दे, एक, 1 2 3 4। अब जो ए डैश में आपको मिलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 तक तो घट जाएंगे, इसमें काटना मत, मैं समझा रहा हूं बस, काटना नहीं है अपन को। 5 6 7 8 और 9 यही एलिमेंट बचे। क्या डियर स्टूडेंट, क्या ये एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो ए के है क्या? नहीं, ये एलिमेंट हमारे ए के एलिमेंट नहीं है। दिस द ऑल एलिमेंट ए के नहीं है ये। इसका मतलब बेटा ये ध्यान रखना है कि ए डैश का मतलब हो गया ए डैश के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए के एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए डैश को अपन ए नॉट भी कहा जाता है। ए नॉट यानी वो एलिमेंट ए डैश के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ए के नहीं होंगे, यानी ए को छोड़कर जो भी एलिमेंट हैं वो ए डैश में आएंगे। देख लीजिए यहाँ पर ए डैश में आए हैं तो ए डैश में कौन है 5 6 7 8 9 और ये हमारे ए के अंदर एलिमेंट नहीं है। क्या ये एलिमेंट ए के हैं? नहीं, यानी ए डैश में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी इसका मतलब होता है ए नॉट। ऐसे अगर आप बी के लिए भी निकालेंगे, जब यू में से अगर इसको घटा देंगे 3 4 5 6 7 घट जाएगा, यानी जो भी बचेंगे वो एलिमेंट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। इसलिए अपन ए डैश को ए नॉट से भी कहा जाता है। ए डैश को क्या बोलते हैं अपन? ए नॉट भी कहा जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। यानी जो भी ए डैश का मतलब ए नॉट है, यानी ए डैश का मतलब हो गया वे एलिमेंट जो ए के नहीं है। ए डैश का मतलब ए डैश में वे एलिमेंट आएंगे जो ए के नहीं है, बी डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो बी के नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे आप और समझिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है। गुणधर्म किसकी? पूरक समुच्चय गुणधर्म। पहला आपका यही है, इसके अंदर देखिए कि अगर आपने ए डैश का डैश कर दिया तो वापिस आपको ए ही मिल जाएगा। ए डैश का क्या कर दिया आपने? डैश कर दिया तो वापिस आपको क्या मिल जाएगा? ए ही मिल जाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए नॉट। ए नॉट का मतलब एक एलिमेंट नहीं है, अब फिर नॉट कर दिया यानी एक एलिमेंट नहीं है, यानी फिर एक एलिमेंट हमको छोड़ दो, यानी अब किसके बच गए? एक एलिमेंट बच जाएंगे। और एग्जाम्पल के लिए देखिए आप समझ लो, ए नॉट मेरे पास एक एलिमेंट है 1 2 3। मान लो मेरे यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं स्टार्टिंग में ए डैश निकालूंगा तो यू में से इसको घटा दूंगा, जब यू में से इसको घटा दूंगा 1 2 3 घट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 और 5। फिर मुझे इसका ही वापिस डैश निकालना है, ए डैश का भी डैश, फिर मुझे इसको यू में से घटाना है। अब की बार यू में से किसको घटाऊंगा? ए डैश को। यू क्या मेरे पास है 1 2 3 4 5, इसमें से किसको घटाऊंगा? ए डैश, यानी किसको? 4 5 4 5 घटेंगे, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे? 1 2 3, यानी क्या मिला मुझे? ए ही मिल गया। क्या मिला मुझे? ए ही मिल गया। यानी इसका मतलब है कि ए डैश का वापस डैश किया जाएगा तो अपन को क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें और बस रटने की जरूरत भी नहीं है। ए डैश का मतलब ए नॉट, और ए नॉट का भी नॉट, यानी वापिस ए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे थर्ड, पहली प्रॉपर्टी। नंबर प्रॉपर्टी 2। नंबर प्रॉपर्टी 2 है 5 डैश। 5 डैश का मान आएगा यू। 5 डैश का मान किसके बराबर आएगा? यू। क्योंकि देखिए जब 5 डैश का मान निकालेंगे 5 डैश का मतलब यू में से किसको घटाएंगे? 5 को। यू में से किसको घटाएंगे? 5।
अब देखिए फाइव डैश का मतलब u माइनस फाइव, और u मतलब क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट, और इसमें से अगर फाइव को घटाते हैं तो फाइव का मतलब ये हमारा नल सेट है, इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें से घटने वाला नहीं है, तो फाइव डैश का मान कितना आएगा u। थर्ड, अगर मैं आपसे निकालू u डैश का मान कितना आएगा फाइव, u डैश का मतलब क्या हो गया u माइनस u, अगर आप u डैश निकालोगे तो u माइनस u, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा नल सेट बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा फाइव। इसके अलावा हमारे पास में इसमें दो रूल्स है जिसको डी मॉर्गन्स रूल्स के नाम से जाना जाता है, डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन्स नियम, इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स नियम, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी आपकी। एक है आपका ए यूनियन बी का नॉट, यानी ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का नॉट, इसका मतलब है ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट। ये तो हमारा पहला रूल है। एक रूल है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, तो इसका मतलब है ए का डैश यूनियन बी का नॉट। ये दोनों के दोनों नियमों को अपन डी मॉर्गन्स रूल्स के नाम से जानते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रखना। याद ऐसे रख सकते हैं अपन कि यहाँ पर अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बदल जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा, यानी ए यूनियन बी का अगर नोट करेंगे तो क्या आएगा ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट, और ए इंटरसेक्शन बी का नोट करेंगे तो क्या आएगा ए का नॉट यूनियन बी का नॉट। ठीक है, तो आज अपन ने इसके बेसिक के बारे में पढ़ लिया है। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, और वेन डायग्राम इस यूनिट का सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो कल अपन इसके बारे में, यानी जितने भी अपन ने ऑपरेशंस पढ़े हैं, यूनियन पढ़ा हो, इंटरसेक्शन पढ़ा हो, या अपन ने डिफरेंस पढ़ा हो, या अपन ने कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा हो, इनके बारे में अपन कल बात करेंगे। किसकी? वेन डायग्राम की। तो आज की क्लास को अपन इतनी रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।